नमस्ते बच्चों, मैं विकास डूंगरवाल, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ से। हम आज पढ़ेंगे पेंग का अपरदन चक्र या पेंग की संकल्पना। जर्मन विद्वान वाल्टर पेंग ने डेविस के समय आधारित भौगोलिक चक्र की संकल्पना को अस्वीकार करने की दलील पेश करते हुए स्थल रूपों के विकास के नए मॉडल का प्रतिपादन किया, जिसे मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। पेंग के मॉडल का मुख्य उद्देश्य बहिर्जात प्रक्रमों तथा आकृतिक विशेषताओं के आधार पर धरातली संचलन के विकास एवं उसके कारणों की संकल्पना करना था। दूसरे शब्दों में, पेंग स्थल रूपों की विशेषताओं की व्याख्या के आधार पर किसी भी प्रदेश के विवर्तनिकी इतिहास की व्याख्या करना चाहते थे। पेंग के मॉडल का मुख्य संदर्भ तंत्र यह है कि किसी भी क्षेत्र में स्थल रूपों की विशेषताएं वहां की विवर्तनिकी घटनाओं से संबंधित होती हैं। अतः क्षेत्र विशेष की स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर उस क्षेत्र में विवर्तनिक संचलन के विकास एवं उसके कारणों की व्याख्या की जा सकती है। स्थल रूपों का विकास समय आधारित न होकर समय स्वतंत्र होता है। किसी क्षेत्र विशेष में स्थल रूपों की विशेषताएं इस प्रकार अंतर्जात बलों की तीव्रता एवं पदार्थों के बहिर्जात प्रक्रमों द्वारा विस्थापन, अपरदन तथा परिवहन के अनुपात की परिचायका या परिचायक होती है। ज्ञात रहे कि पेंग विश्व के सबसे अधिक गलत समझे गए भू आकृति विज्ञानवेत्ता है, क्योंकि कठिन जर्मन भाषा में इनके विचारों के प्रकाशन के कारण पेंग के भगवाकृतिक विचारों को सही ढंग से नहीं समझा जा सका। परिणाम स्वरूप कई भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। अभी तक यह भी निश्चित नहीं हो सका है कि पेंग अपने भवाकृतिक सिद्धांत में चक्र शब्द का प्रयोग किया है या नहीं। पेंग ने अपने सिद्धांत में संभवतः डेविस की चक्रीय संकल्पना को नजरअंदाज करने के लिए जानबूझकर अवस्था संकल्पना का प्रयोग नहीं किया है। अवस्था के स्थान पर पेंग ने इंट्यूकलुम नामावली का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य है विकास। इस तरह पेंग ने तरुण, प्रौढ़, जीर्ण अवस्थाओं के स्थान पर क्रमशः आफस्थिजिंडे इंटिकलुम, ग्लिक फार्मिंग इंटिकलुम एवं आबस्थिजिंडे इंटिकलुम नामावलियों का प्रयोग किया। उत्थान से पूर्व स्थल खंड के लिए पेंग ने प्राइमारंभ नामावली शब्द का प्रयोग किया। यह स्थल खंड आकृति विहीन समप्राय धरातली भाग को प्रदर्शित करता है। पेंग के अनुसार स्थल रूप संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर तथा अपरदन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच अनुपात का प्रतिफल होता है। स्थल रूपों के विकास में समय की कोई भूमिका नहीं होती है। स्थल रूपों का विकास अपरदन चक्र, यद्यपि पेंग ने चक्र शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया है। प्राइमरंभ में उत्थान के साथ साथ प्राइम संप में उत्थान के साथ साथ प्रारंभ होता है। प्रारंभ का उत्थान विभिन्न दरों में संपादित होता है।
प्रारंभ में उत्थान मंद गति से होता है तथा इस उत्थान की अवधि लंबी होती है। इसके बाद त्वरित गति से तथा बाद में समान दर से उत्थान होता है। अंत में घटती दर से उत्थान होता है और अंततः उत्थान समाप्त हो जाता है। इस दौरान स्थल रूपों का विकास निम्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहला, आपस्थिजिंडे इंट्यूकलुम। इसका तात्पर्य होता है स्थल रूपों की तीव्र गति से विकास की अवस्था। प्रारंभ में स्थल खंड में मंद गति से उत्थान होता है, परंतु कुछ समय बाद उत्थान की दर अधिक हो जाती है। उत्थान के फलस्वरूप जलमार्ग, ढाल, प्रवाह वेग एवं गतिज ऊर्जा में वृद्धि के कारण नदियां तीव्र गति से घाटी गर्दन द्वारा अपनी घाटियों को गहरा करती हैं, परंतु घाटी की गहराई में वृद्धि की तुलना में उत्थान अधिक होता है, अर्थात निम्नवर्ती अपर्दन की तुलना में उत्थान अधिक होता है। अपर्दन की दर की तुलना में उत्थान क्या है? तीव्र गति से है। ठीक है। इस तरह लगातार निम्नवर्ती अपर्दन तथा घाटी गर्दन के कारण सक्रिय तथा गहरी वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। चूंकि घाटी गर्दन की दर उत्थान की दर से कम होती है, अतः निरपेक्ष उच्चावच में निरंतर वृद्धि होती है। यानी स्थल के उत्थान में जो क्या है, गति जो है वो तीव्र होती है ना, यानी लगातार जो है उत्थान हो रहा है, और जो अपर्दन है वो बहुत ही स्लो यानी धीरे धीरे जो है वो उसका जो है अपर्दन हो रहा है। इस तरह स्पष्ट है कि जल विभाजकों के शिखर तथा नदियों की घाटियों के तलों में निरंतर वृद्धि होती जाती है। निम्नवर्ती अपर्दन या घाटी गर्तन में सतत वृद्धि के कारण सापेक्षिक उच्चावच, जल विभाजक, शिखर एवं घाटी की तल की ऊंचाई में अंतर यानी सापेक्षिक उच्चावच में भी लगातार वृद्धि होती है। नदियों की घाटियों के पार्श्व ढाल उत्तल ढाल वाले होते हैं। लगातार घाटी गर्तन के कारण घाटी पार्श्व ढाल में भी सतत वृद्धि हो जाती है। घाटी पार्श्व ढाल के खड़े ढाल वाले भागों में समय के साथ समानांतर निवर्तन के कारण घाटी पार्श्व ढाल की उत्तलता की अर्धव्यास में ह्रास हो जाता है। समय के साथ साथ अधिक उत्थान तथा अपर्दन के कारण प्राथमिक प्राइमरम्प पर अनेक सोपानों का निर्माण हो जाता है। विभिन्न तलों पर विकसित इन सोपानों को पिडमांट ट्रैपेन कहा जाता है। इनमें से प्रत्येक सोपान का पिडमांट चबूतरे के रूप में विकास हो जाता है। इन्हें पेंक ने पिडमांट फ्लैश का नाम दिया है। नंबर 2 है ग्लिक फार्मिंग इंटिकलुंग का अर्थ है स्थल रूपों के समान विकास की प्रावस्था, उत्थान की दर एवं निम्नीकरण। निम्नीकरण यानी जो घाटी गर्तन है या जो अपर्दन है निम्नवर्ती उसकी की दर के आधार पर इस अवस्था को 3 उप प्रावस्थाओं में विभाजित किया गया है। प्रावस्था अ, इस अवस्था में बढ़ती दर से उत्थान होता है। अब भी निरपेक्ष उच्चावच सागर तल से ऊंचाई में वृद्धि होती है। चूंकि उत्थान की दर निम्नवर्ती अपर्दन की दर से अधिक होता है, जल विभाजकों के शिखर तल तथा घाटियों के तल की ऊंचाई में वृद्धि होती है, परंतु इस वृद्धि की दर आपस्थिजिंडे इंटिकलुंग की प्रावस्था के दौरान वृद्धि दर से कम होती है। यद्यपि निरपेक्ष उच्चावच अधिकतम होता है, परंतु सापेक्षिक उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि जल विभाजकों के शिखर तल की ऊंचाई में अवनयन यानी शिखर तल की ऊंचाई जो है वो कम हो रही है कि कमी अवनयन यानी की दर घाटी के गहरा होने की दर के बराबर होती है। इस कारण इस अवस्था को समान विकास की प्रावस्था कहते हैं। घाटी पार्श्व ढाल सीधा होता है। प्रावस्था ब, इस अवस्था में निरपेक्ष उच्चावच में न तो वृद्धि होती है न ही ह्रास, अर्थात वह स्थिर रहता है,
क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण एवं उत्थान की दरें बराबर होती हैं। स्पष्ट है कि उत्थान अब भी हो रहा है, परंतु जितना उत्थान है उतने का अपरदन हो जाता है। सापेक्षिक उच्चावच की स्थिर सापेक्षिक उच्चावच भी स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल के निम्नीकरण द्वारा अवनयन की दर के गहरा होने की दर बराबर होती है। मतलब उत्थान और अपरदन समान गति से हो रहा है। समानांतर निवर्तन के कारण घाटी के पास ढाल अब भी सीधे होते हैं। इस तरह यह प्रावस्था भी समान विकास वाली होती है, क्योंकि निरपेक्ष एवं सापेक्षिक उच्चावच दोनों स्थिर होते हैं। प्रावस्था स, जो कि आप किस में देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर। प्रावस्था स, स्थलखंड का उत्थान समाप्त हो जाता है। शिखर तल की ऊंचाई या निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगता है, क्योंकि उत्थान का अभाव है, परंतु शिखर तल का निम्नीकरण जारी है। यानी उत्थान मतलब जो है उत्थान वो कम उत्थान जो है वो बंद हो चुका है, लेकिन अपरदन जो है वो अपना कार्य कर रहा है। परंतु शिखर तल का निम्नीकरण जारी होता है, परंतु सापेक्षिक उच्चावच स्थिर रहता है, क्योंकि शिखर तल की ऊंचाई में अपरदन द्वारा अवनयन की दर निम्नवर्ती अपरदन द्वारा घाटियों के गहरा होने की दर के बराबर होती है। इस कारण यह प्रावस्था भी समान विकास की अवस्था होती है। अब है तीसरा, आबस्थि जिंडे इंटिवकलुम। इसका अर्थ होता है स्थल रूपों की घटती दर से विकास की प्रावस्था। इस अवस्था में पार्श्विक अपरदन लंबवत या निम्नवर्ती अपरदन की तुलना में बहुत अधिक होता है। अतः घाटी के गहरा होने की तुलना में घाटी के चौड़ा होने की प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है। स्थल रूपों में प्रगामी हास हो जाता है। निरपेक्ष उच्चावच में तेजी से गिरावट होने लगती है, क्योंकि उत्थान तो समाप्त हो गया, परंतु जल विभाजकों के शिखर की ऊंचाई में अधःक्षय द्वारा तेजी से कमी होती है। सापेक्ष उच्चावच में भी गिरावट होती है, क्योंकि जल विभाजक शिखर तल की ऊंचाई में अपरदन के कारण तेजी से कमी आती है, जबकि जलमार्ग ढाल तथा गतिज ऊर्जा में निहायत कमी के कारण घाटियों की तलियों का अपरदन अत्यधिक कम हो जाता है। घाटियों के पार्श्व ढाल में अब भी समानांतर निवर्तन चलता रहता है। अब घाटी पार्श्व ढाल में दो भाग होते हैं। ऊपरी भाग का ढाल खड़ा होता है, इसे गुरुत्व ढाल या बासचुजैन कहते हैं। घाटी पार्श्व के निचले भाग को वास ढाल या हाल्डन हैग कहते हैं। समीपी घाटियों के गुरुत्व ढाल या बासचुजैन में समानांतर निवर्तन के कारण प्रतिच्छेदन के फलस्वरूप जल विभाजकों के शिखर की ऊंचाई तेजी से ह्रास होता है। ऊपरी गुरुत्व ढाल में कमी के कारण हाल्डन हैग में लगातार वृद्धि होती जाती है। इस प्रावस्था के अंतिम चरण में बासचुजैन में इतना ह्रास हो जाता है कि वे तीव्र ढाल वाली नुकीली शंक्वाकार पहाड़ी में बदल जाती हैं। इन्हें इंसेलबर्ग या की अवस्था कहते हैं। अंततः इंसेलबर्ग भी समाप्त प्राय हो जाते हैं तथा समस्त स्थल खंड पर अवतल ढाल वाली हाल्डन हैग वास ढाल का विस्तार हो जाता है। आबस्थि जिंडे इंटिकलुम के अंत में उत्पन्न इस तरह की विस्तृत सतह को इंड्रैम्प कहते हैं, जिसे डेविस ने पेनीप्लेन के समकक्ष समझा जा सकता है। पेंग के मॉडल का मूल्यांकन। कठिन जर्मन भाषा में प्रकाशन तथा अंग्रेजी अनुवादकों द्वारा गलत अनुवाद एवं व्याख्या के कारण पेंग के स्थलाकृतियों के विकास के मॉडल की प्रारंभ में सही व्याख्या नहीं हो पाई। पेंग के से संबंधित मॉडल की अमेरिका में उसी तरह निर्ममता के साथ आलोचना की गई जिस तरह से डेविस की मॉडल की जर्मनी में दुर्गति की गई थी। अमेरिकी भूवैज्ञानिकों पेंग द्वारा प्रस्तुत ढालों के समानांतर निवर्तन एवं भूपटल के सतल संचलन की संकल्पना का विरोध प्रकट किया है। ज्ञातव्य है कि प्रारंभिक अंग्रेजी अनुवादकों
में व्यक्त किया गया पेंग के ढालों का समानांतर निवर्तन में विश्वास था, परंतु बाद में अनुवादकों ने बताया कि पेंग के ढाल प्रतिस्थापन में विश्वास करते थे। ढाल प्रतिस्थापन में विश्वास करते थे। इस तरह स्पष्ट है कि पेंग के सिद्धांत की अधिकांश आलोचनाएं उनके विचारों के अंग्रेजी में गलत व्याख्या की उपज हैं। सारांश में पेंग के सिद्धांत को उतनी मान्यता नहीं मिली जितनी डेविस को मिली। ठीक है, आज के लिए इतना ही।